हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो एंड आज हम लोग जो है पीजीबीपी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ योर मोस्ट अवेटेड टॉपिक विच इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी मैंने पोल किया था बिटवीन सैलरी एंड पीजीबीपी, सो यू गाइस हैव ऑप्टेड फॉर पीजीबीपी क्योंकि मैंने देखा ऑलमोस्ट डबल वोट है पीजीबीपी पे। सो ठीक है, हम लोग पीजीबीपी स्टार्ट करेंगे। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैप्टर जो है ना, ये अकेला चैप्टर आपको 25 नंबर दिलवाएगा। जी हाँ, 25 मार्क्स, ये अकेला चैप्टर। और ये चैप्टर जो बहुत लेंदी है, इजी है बट लेंदी है, यानी कि जो है ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हम लोग इस चैप्टर को 3 वीडियोस में करेंगे, ठीक है। इसका 3 पार्ट बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सर कब तक आ जाएगा वीडियो? सर देखो, पार्ट 1 तो आज आप लोग देख रहे हो, इसके अलावा पार्ट 2 और 3 जो है कल आ जाएगा। यानी कि दोनों पार्ट 2 और 3 एक ही साथ जो है नेक्स्ट डे आ जाएगा, या तो कल आएगा या तो परसों आ जाएगा। बट कल परसों में दोनों पार्ट जो है रिमेनिंग 2 और 3 एक साथ जो है हम लोग अपलोड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये 25 नंबर जो आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एंड पीजीपीपी करवाते वक्त जो है ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि यर्स का क्वेश्चन जो है इनकॉर्पोरेट कर ले वीडियो के अंदर ही, जिससे क्या होगा कि आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा यर्स क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। अभी देखो, आते हैं चैप्टर में। तो देखो बेसिकली पीजीबीपी अगर मैं आपको रेगुलर कोर्स में पढ़ाता या फिर अगर हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा होता, अभी तो आपका एग्जाम्स आ गया तो समय हमारे पास है नहीं जाता, ठीक है। तो अगर हमारे पास बहुत समय होता ना, तो मैं आपको स्टार्ट करता कहाँ से? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस से। मैं आपको बताता प्रॉफिट्स क्या होता है, गेन्स क्या होता है, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, प्रोफेशन क्या होता है, कौन कौन सा इनकम है जो पीजीबीपी का पार्ट होता है, कौन कौन सा इनकम है जो पीजीबीपी का पार्ट नहीं होता है। ये सारा चीज जो है आपको मैं बहुत बेसिक का बहुत ज्ञान देता है, जिससे क्या होता है आपको सारा फंडा समझ में आता। आप समझते कि प्रोविजंस जो है क्यों लाए गए इस सेक्शन में, अलग अलग कैलकुलेशन ट्रीटमेंट वगैरह क्यों है। बट चीज क्या है कि अभी हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है। और अभी मुद्दा ये नहीं है कि सर चैप्टर कितने डेप्थ में जाके समझ आ रहे हैं, मुद्दा ये है कि सर 25 नंबर से जो जितना ज्यादा है हम लोग कैसे स्कोर करें जल्दी, ठीक है। तो मेरा इस टॉपिक में जो पूरा प्राइमरी कंसर्न रहेगा, दैट इज हाउ टू हेल्प यू स्कोर 25 मार्क्स। अभी 25 में से 20, 25 है तो 20 तो कम से कम मिलना ही चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके इस चैप्टर में देखो 3 तरीके का सम आता है, ठीक है। एक तो आता है आपका डेप्रिसिएशन का सम आता है। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाला नहीं, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग है, ठीक है। तो एक डेप्रिसिएशन का सम आएगा, ये आपका 5 से 10 नंबर का रहेगा। इसके अलावा 2 सम्स देता है आपको, 2 सम्स देगा जो कि फुल फ्लेजेड होगा। इसमें आपको पीजीबीपी निकालने को बोलेगा। 2 सम्स देगा यहाँ पे आपको पीजीबीपी निकालने को बोलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि पीजीबी, अब ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक हम लोग आज करेंगे। आज हम लोग जो है ये डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। सर अकाउंट्स में तो सीखा था डेप्रिसिएशन सर बचपन में। अगर अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन सीख के यहाँ पे काम हो जाता तो हम लोग क्या ही करते अलग से टाइम वेस्ट करके, है ना। तो आज हम लोग ये करेंगे, 5 से 10 नंबर आज का वीडियो देख के आपको आ जाएगा। बैलेंस का जो 2 सम्स है, मतलब 2 सम्स क्या, बैलेंस का जो 2 वीडियोज है, यहाँ पे हम लोग जो रिमेनिंग 2 सम आता है, टोटल 3 सम आएगा आपका एग्जाम में, जिससे 25 नंबर आएंगे, ठीक है। तो बाकी एक आप पार्ट 1 में लोग डेप्रिसिएशन करेंगे, 5 से 10 नंबर हमारे पॉकेट में, बाकी का जो रिमेनिंग मार्क्स है वो रिमेनिंग 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि देखो कि अभी तो मैं क्या बोला कि अगर रेगुलर कोर्स होता या टाइम बहुत होता तो मैं आपको बिजनेस का डेफिनेशन से स्टार्ट करता। देखो पीजीपीपी में एक सीन क्या है ना, हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग बेसिकली देखते हैं कि बिजनेस या प्रोफेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है। अभी क्या है ना कि इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानता है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि हम लोग आपके लिए प्रॉफिट कंप्यूटेशन करेंगे अपने तौर तरीकों से, अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पीजीबीपी में हम लोग जब पीजीबीपी कंप्यूट करते हैं ना, तो पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये कंप्यूट करने का 2 रास्ता है, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट बेसिक समझा रहा हूँ थोड़ा मोड़ा, जिससे आपको एकदम खोया खोया सा ना लगे, ठीक है ना। तो 2 तरीका, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है जो बहुत पॉपुलर है, ज्यादातर यही पूछता है, और एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं पीजीबीपी में कि आपको ना सम में अकाउंटिंग पीएल दिया रहेगा, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीएल आपको दिया रहेगा। अकाउंटिंग पीएल सर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंट में पढ़ते थे, हाँ वही वाला आपको दिया रहेगा। अभी क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, पीजीबीपी जो आपका सेक्शन 28 से लेके 44 तक होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एकदम एंटायरली एक न्यू पीएल बनेंगे। न्यू पीएल बनाएंगे हम लोग एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर आईटी एक्ट, या फिर बोल सकते हो एज पर, या तो ये बोलो एज पर आईटी एक्ट, या फिर बोल लो एज पर 28 to 44, ये सेक्शंस के अकॉर्डिंग लोग नया पीएल बनाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आएगा ना, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पीजीबीपी, इसको बोलेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और यही जो आपका इसी पे टैक्स लगेगा। ये होता है, सॉरी ये तो उल्टा बोल दिया, ये नया पीएल बनता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, नया पीएल बनाते हैं, अकाउंटिंग पीएल का अकाउंटिंग पीएल से हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं इंटायरली नया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, वहां से प्रॉफिट निकालते हैं एज पर सेक्शन 28 से लेके 44, और वहां पे जो प्रॉफिट आया वही हुआ हमारा प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, एंड उसी पे हम लोग फाइनली टैक्स देते हैं। ये होता है इसमें डायरेक्ट मेथड में। बट ये जो दूसरा मेथड होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अकाउंटिंग पीएल वाला प्रॉफिट ले लेते हैं।
अकाउंट वाला प्रॉफिट ले लेते हैं, अकाउंट वाला प्रॉफिट ले लेते हैं, और इसमें ना वो सारे खर्चे, वो सारे इनकम जो कि 28 से 44 में अलाउड है या डिसअलाउड है, उसका एडजस्टमेंट्स करते हैं। सर अलाउड डिसअलाउड का क्या चक्कर है? देखो इनकम टैक्स एक्ट है ना पीजीबीपी में, कुछ खर्चों को रिकॉग्नाइज करता है और आपको बोलता है कि ये खर्चे आप क्लेम कर लो, अपना इनकम इससे कम कर लो, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना होगा। तो ये अलाउड खर्चे। डिसअलाउड खर्चे में क्या होता है कि सर ये इवन दो आप अकाउंट्स में खर्चा दिखा रहे हो बट इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं ज्यादा खर्चा नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन, पीजीपी में हम लोग प्रोविजन को एक्सपेंस मानते ही नहीं है, जो भी है एज अ डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट मानते ही नहीं। आपका पीएल में तो होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, है ना, पर हम लोग इसमें बोलते हैं कि वापस ऐड बैक करो, पीएल में जो भी है क्या फर्क पड़ता है, वापस आप प्रॉफिट्स में ऐड बैक करो, बढ़ाओ। तो ये होता है डिसअलाउड आइटम। तो हम लोग क्या करते हैं, अलाउड और डिसअलाउड इनकम एंड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेके। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड लेस करते हैं अलाउड एंड डिसअलाउड आइटम्स को। कैसे करते हैं सर, ये आपका टॉप पार्ट 2 में रहेगा, आज हम लोग ये पे इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद, ऐड लेस करने के बाद जो है हम लोग का एक नया प्रॉफिट आता है, न्यू प्रॉफिट आता है, और ये हम लोग, ये हमारा हो जाता है क्या, पीजीबीपी, और इस पे हम लोग फाइनली टैक्स देते हैं। तो ये दो मेथड में हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का कंप्यूटेशन करते हैं। एक डायरेक्ट मेथड जहां पे आपको नया पीएल बनाना है एज पर सेक्शन 28 टू 44, एंड एक होता है इनडायरेक्ट मेथड जहां पे आप अकाउंटिंग का प्रॉफिट ले लो, उसमें आप एडजस्टमेंट्स कर लो, नया प्रॉफिट निकाल लो और फिर उस पर जो है टैक्स दे दो। ये दो मेथड में हम लोग पीजीबीपी का कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का मुद्दा ये है नहीं, ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले डेप्रिसिएशन वो है क्या। तो देखो आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो अकाउंट्स में, है ना, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या होता है अकाउंट्स में? सर हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, सर हम लोग अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट दिया होता है, तो मान लो अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो इस डेप्रिसिएशन रेट पे हम लोग देखते हैं कि कितने मंथ यूज हुआ, नंबर ऑफ मंथ्स यूज, नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। उसके हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, यही करते हैं ना। जैसे मान लो अगर एक एसेट को हम लोग 1/12/2023 को खरीदे और इसको यूज किए 31 मार्च 2024 तक, तो इस पर आप लोग डेप्रिसिएशन करोगे, तो डेप्रिसिएशन आप लोग चार्ज करोगे कब तक? सब लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दिसंबर से लेके मार्च तक का, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, है ना। अकाउंट्स में तो ऐसा ही होता है, पर हमारा इनकम टैक्स एक्ट में, पीजीबीपी में ऐसा नहीं होता है। तो सर क्या होता है सर इनकम टैक्स एक्ट में, बताते हैं, पेशेंस रखो, ठीक है। हम लोग के इनकम टैक्स एक्ट में या फिर पीजीबीपी में हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इस पे जो है आपका सेक्शन 32 बना हुआ है। यानी कि जब आप लोग अकाउंटिंग पीएल जब आपको मिलेगा सामने ना, तो अकाउंटिंग पीएल में आपका डेप्रिसिएशन एक दिया होगा, तो अकाउंटिंग पीएल का डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो आपका जो भी प्रॉफिट है ना, उससे आप अकाउंटिंग पीएल का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, उससे प्रॉफिट बढ़ा दो। सर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बढ़ा देंगे? हाँ, क्योंकि वो डिसअलाउड है, इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें क्या करोगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे, इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। सर अब क्या करें, अब जो है आप नया डेप्रिसिएशन निकालो एज पर सेक्शन 32, एज पर सेक्शन 32। सर सेक्शन 32 में क्या है, सेक्शन 32 में आपको बोला गया है कि पीजीबीपी में हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप ये नया डेप्रिसिएशन निकालो एज पर सेक्शन 32, और नया वाला डेप्रिसिएशन जो है वापस से प्रॉफिट से माइनस कर दो। तो नेट में क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से, एंड वापस से डिक्रीज हो गया डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हम लोग आज सेक्शन 32 पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि सर इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 एज पर प्रोविजंस ऑफ पीजीबीपी हम लोग कैसे निकालते हैं। समझ में हमारा आज का मुद्दा? तो ये चला के आपके एक समय आएगा डेप्रिसिएशन का, पक्का आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी टॉपिक से स्टार्ट किया, बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको करोगे मजा आएगा आपको सीखने में, ठीक है ना। समझाते चलो। तो देखो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है ब्लॉक ऑफ असेट, ब्लॉक ऑफ असेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ब्लॉक ऑफ असेट्स। सर ये ब्लॉक ऑफ असेट क्या है सर? ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ असेट में जाने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, या तो असेट ऑफ सेम नेचर होना होगा, या फिर दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करना, एक तो आपको असेट ऑफ सेम नेचर का होना होगा, और दूसरा आपका डेप्रिसिएशन का रेट जो है ना, ये भी आपको सेम रहना रहेगा, तभी आप सेम ब्लॉक में फॉल करोगे। सर आप जो बोल रहे हैं हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा सर, समझाता। मान लो कि एक असेट है आपके पास, है बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे जो है कमर्शियल बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। सर ये डेप्रिसिएशन का रेट 10% आपको कैसे पता? सर देखो सेक्शन 32 में ना एक लिस्ट ऑफ रेट दिया हुआ है, सेक्शन 32 में ना रेट्स दिया हुआ है, अलग अलग रेट्स दिया हुआ है, बताते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें बोला है कि आपका बिल्डिंग में
बिल्डिंग में भी अगर कॉमर्शियल हुआ तो 10% का रेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल हुआ तो 5% के रेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर प्लांट या मशीनरी है तो डिप्रिसिएशन का रेट होगा 15%। अगर आपका इनटैंजिबल एसेट है एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो डिप्रिसिएशन लगेगा 25% के रेट पे। अगर कोई मान लेते हैं अपना लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा है एक्सेट्रा, तो इस पे डिप्रिसिएशन लगता है 40% के रेट पे। तो ऐसे करके बहुत सारा रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको सेम ब्लॉक ऑफ एसेट, सर ब्लॉक ऑफ एसेट पे डिप्रिसिएशन लगता है, देखो एक होता है इंडिविजुअल एसेट। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में इंडिविजुअल एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, इंडिविजुअल एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अभी मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, एक आपके पास मोबाइल फोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एक ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि सब पे डिप्रिसिएशन का रेट 40% है एंड सबका नेचर जो है वो भी सेम है। तो ये दोनों चीज अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ब्लॉक बनाएंगे और एक ही ब्लॉक पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नीचे जब इलस्ट्रेशन बनाएंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर आपके पास बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग एक है आपके पास रेजिडेंशियल और एक है आपके पास बिल्डिंग कॉमर्शियल। अब देखो इवन दो दोनों का नेचर सेम तो है, नेचर तो है इसका सेम है, बट रेट क्या है, रेट तो सर अलग अलग है। रेसिडेंशियल का आपने बोला 5% है, कॉमर्शियल का 10% है, तो रेट अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक ब्लॉक में नहीं डाल सकते, एक ब्लॉक में इसको नहीं डाल सकते। इसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग ब्लॉक बना के अलग अलग डिप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन करना होगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सेम नेचर और सेम रेट वाले असेट्स को एक ब्लॉक में डालते हैं और फिर इसका डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। सर डिप्रिसिएशन का जो रेट आप यहाँ पे लिख के दिए, सर ये हम लोग को याद करना पड़ेगा? नहीं, आंसर इज नहीं याद करना है, आपके सम में डिप्रिसिएशन का रेट दे देगा। मैं जैसे आपको ये फंडा समझाने के लिए रेट लिखवाया था, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ तो बेसिक रेट है, जैसे ये याद ही हो जाएगा आपको, जैसे आपका बार बार जब सम करोगे ना तो रेट अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आज जितने सम तो बना लेंगे कि आपको कुछ रेट्स तो है भी याद रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, इंडिविजुअल एसेट पे चार्ज नहीं होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट पे चार्ज होता है, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट पे चार्ज होता है, उसके बाद इंडिविजुअल एसेट पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या है, अच्छा डिप्रिसिएशन में सर जब हम लोग अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन पढ़ते थे सर, तो हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस होता था सर, कुछ परचेज होता था सर, कुछ सेल होता था, है ना। यहाँ पे भी वैसे ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैसे करते हैं देखना, बहुत आसान सा है, फुद्दू सा है, देखना ध्यान से। हम लोग क्या करें, सबसे पहले ओपनिंग WDV लेते हैं, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है। ओपनिंग WDV जो भी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। ये ऐड करके आपके पास कुछ वैल्यू आएगा, इससे हम लोग लेस करते हैं असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर आपके पास कुछ वैल्यू आएगा, बस अब ये जो वैल्यू है इस पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, लेस डेप्रिसिएशन। ये होता है क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं एट R%, तो इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो भी आता है उसको माइनस करके ये जो आता है फाइनली, ये होता है हमारा क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। बस इतना ही करना है आपको। आसान डिफिकल्ट था क्या? देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कंपनी के पास कोई एसेट का ब्लॉक है जो पहले से चला आ रहा है तो उसका ओपनिंग WDV ले लो। सर WDV क्या होता है सर, ये किस चिड़िया का नाम है सर, अकाउंट्स में हम लोग नहीं पढ़े थे सर, डिप्रिसिएशन छोड़ के चले गए थे। WDV होता है रिटन डाउन वैल्यू, WDV मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू। सर ये अब क्या है सर, इतना डिफिकल्ट शब्द यूज करेंगे हम लोग, कुछ समझ नहीं आएगा। देखो रिटन डाउन वैल्यू मतलब, रिटन डाउन वैल्यू, अभी देखो शब्द में इसका मतलब छुपा है, रिटन डाउन। रिटन डाउन मतलब एक वैल्यू था जिसको हम लोग कम कर दिए। अब वैल्यू को कम क्यों किए, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब होता क्या है कि हमारा कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है ओवर द टाइम। यानी कि अगर आप एक लैपटॉप खरीदे, मान लो आपने लैपटॉप खरीदा है लास्ट ईयर जनवरी में, तो अगर आप उस लैपटॉप को अभी बेचने निकलोगे तो क्या उस सेम प्राइस में बिकेगा जिस प्राइस में आपने उस लैपटॉप को खरीदा था, या फिर कम वैल्यू पे बिकेगा? सर कम वैल्यू पे बिकेगा, तो कॉमन सेंस है बस। अब जितने कम वैल्यू पे बिकेगा ना, उस उतने जो मार्जिनल अमाउंट आ रहा है, यानी कि आपका खरीदने का वैल्यू
लेस सेल करने का वैल्यू, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, जितने से आपका वैल्यू कम गया एसेट का, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो सर रिटर्न डाउन वैल्यू फिर क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब आपका जो भी एसेट का ओरिजिनल वैल्यू था उससे आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए उस पीरियड का, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आपका फिगर निकल के आया है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अगर कोई एसेट बिजनेस में पुराने टाइम से चला आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग WDV ले लेंगे उस एसेट ब्लॉक का, ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन होने के बाद का वैल्यू जो है हम लोग ले लेंगे उस एसेट का, ठीक है। एक बार ये ले लिया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इस साल कोई एडिशन हुआ है उस एसेट ब्लॉक में, क्या कोई सिमिलर नेचर और सिमिलर रेट वाला एसेट परचेज हुआ है क्या, अगर हुआ है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या उस ब्लॉक में से कोई एसेट का सेल हो रहा है क्या, अगर सेल हो रहा है तो उस ब्लॉक से हम लोग माइनस कर देंगे, उस ब्लॉक का वैल्यू कम कर देंगे, फिर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, और इस पे फाइनली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे जो भी रेट रहेगा ब्लॉक का, बस एज सिंपल एज दैट। सर ऐसा समझ नहीं आया सर, एक एग्जांपल कराइए। देखो एग्जांपल कराने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं। डेट ऑफ सेल यानी कि डेट ऑफ सेल जो होता है ना, दिस इज इररिलेवेंट होता है। तो डेट ऑफ सेल देख के आप लोग भटकना मत, डेट ऑफ सेल इज इररिलेवेंट, ये रट लो, डेट ऑफ सेल का कोई काम नहीं होता है, आपको बस ये देखना है कि कितने का एसेट सेल हुआ, दैट्स इट। डेट ऑफ सेल इज इररिलेवेंट, कोई काम नहीं है, डेट ऑफ सेल से भावुक मत हो जाना, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये याद हो जाए, डेट ऑफ सेल इज इररिलेवेंट, ठीक है, ये अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन नहीं है, माइंड इट। अच्छा इसके अलावा और क्या है सर? डेट ऑफ परचेज का क्या बताइए? तो डेट ऑफ परचेज में क्या करते हैं हम लोग, देखना डेट ऑफ परचेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इफ asset is purchased and put to use, देखो and शब्द मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, and put to use for less than 180 days, then half year depreciation to be charged, अदरवाइज फुल। सर ये आप क्या लिख दिए सर, समझ नहीं आया। देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बस बताना आपको, हाफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फुल ईयर चार्ज करना है, ठीक है। हाँ मान लेते हैं डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ पुट टू यूज, आपको बताना है कि हाफ ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा फुल ईयर का लगेगा, बस इतना ही बताना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी डिफरेंस मत जोड़ा, डेप्रिसिएशन बढ़ गए, ठीक है। मान लेते हैं डेट ऑफ परचेज है हमारा 1/6/2023 और डेट ऑफ पुट टू यूज है 1/6/2000, यानी कि जिस दिन असेट परचेज हुआ उसी दिन पुट टू यूज कर लिया, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि असेट इज परचेज एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो देखो डेट ऑफ परचेज से ईयर एंडिंग जो है कि अब 31 मार्च है हमारा फिनेंशियल ईयर एंडिंग, प्रीवियस ईयर एंडिंग बोल लो, तो 1/6 से हमारा प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च क्या 180 दिन से ज्यादा हो रहा है, गिन के देखो, हाँ सर 180 दिन से ज्यादा हो रहा है सर, क्योंकि असेट तो बस 2 महीना ही खटा है, मतलब 2 महीना छोड़ दो ना, अप्रैल में नहीं था असेट, मई में नहीं था असेट, जून में तो आ गया, तो 10 महीने तो है हमारे पास असेट। तो डेट ऑफ परचेज से ईयर एंडिंग तक 180 दिन से ज्यादा हो रहा है सर। डेट ऑफ पुट टू यूज से ईयर एंडिंग तक भी ज्यादा हो रहा है सर 180 दिन से, क्योंकि सर दोनों तो डेट एक ही है, तो सर डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अभी मान लो कि हम लोग डेट ऑफ परचेज है 1/6/2023, बट पुट टू यूज हम लोग किए हैं असेट को, मान लेते हैं कि 1/7/2023, गिनो। अभी देखो 1/6/2023 से लेके 31/3/2023 तक, 1/6/2023 से लेके 31/3/2024 तक, माइनस 1/6/23 से 31/3/24 तक 180 दिन से ज्यादा हो रहा है, हाँ सर ज्यादा हो रहा है, बढ़िया। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई, एसेट इज परचेज एंड एसेट इज परचेज फॉर 180 डेज, हो तो रहा है। अच्छा एसेट इज पुट टू यूज कब, 1/7/2023 से ईयर एंडिंग तक फॉर लेस देन 180 डेज, हो रहा है कि नहीं देखना है। तो सर 1/7/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक 180 दिन से ज्यादा हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है सर, तो फिर फुल ईयर का चार्ज कर दो ना। हाफ ईयर का कब चार्ज होगा, जब 180 दिन से कम होगा, माइंड इट, देखो कम होगा, यहाँ पे तो ज्यादा हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है तो बस तो फुल ईयर चार्ज करो। अच्छा ठीक है सर समझ गए, एक और एग्जांपल दीजिए सर, ठीक है। मेरे को बताओ 1/7/2023 में असेट परचेज किया और असेट जो है वो पुट टू यूज हुआ है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 को। अब आपको बताना है कि हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फुल ईयर का चार्ज होगा, देखो ट्राई करते हैं। तो सर डेट ऑफ परचेज से लेके 31 मार्च 2024 ऑफ प्रीवियस ईयर तक तो 180 दिन से ज्यादा हो रहा है, बट 1/4/2024 यानी कि डेट ऑफ पुटिंग इट टू यूज से लेके 31 मार्च 2024 तक 180 दिन से कम हो रहा है। अब देखो
हाफ ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, हाफ ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, हाफ ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी कि असेट परचेज का डेट भी 180 दिन से कम होना चाहिए, असेट पुट टू यूज का डेट भी 180 दिन के कम होना चाहिए। सर यहाँ पे असेट परचेज का डेट तो 180 दिन से कम है नहीं, बट असेट पुट टू यूज का डेट तो सर 180 दिन से कम है, तो क्या करें? अभी देखो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो आपको फुल ईयर चार्ज कर देना डिप्रिसिएशन। तो इस केस में देखो, इवन दो द असेट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, but the depreciation is to be charged at full. Why? Because our asset has been purchased for greater than 180 days. क्या समझ नहीं आया? देखो, परचेज का डेट से लेके ईयर एंडिंग का डेट तक 180 दिन से कम होगा, प्लस पुट टू यूज के डेट से 180 मतलब 31 मार्च 2024 तक 180 दिन से कम होगा। ये दोनों रेंज अगर 180 दिन से कम होगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो फुल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि असेट खरीदा है 1/11/2023 को, असेट पुट टू यूज हुआ है 1/12/2023 को। बताओ, तो 1/11 से सर नवंबर से हो रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3 5 15 सर 180 दिन से कम है सर। तो सर असेट का परचेज का डेट एंड ईयर एंडिंग का डेट, प्रीवियस ईयर एंडिंग का डेट 180 दिन से कम हो रहा है सर, बढ़िया है। पुट टू यूज का देख लो सर, पुट टू यूज तो और एक महीने ज्यादा है, तो सर वो तो 180 दिन से कम ही होगा ना सर, गिन लो। 1 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 120 दिन के आसपास हो रहा है, तो सर ये दोनों डेट जो है दैट इज लेस देन 180 डेज, तो इसके केस में हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। समझ में आया? तो डेट ऑफ परचेज रिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ पुटिंग इट टू यूज दोनों के मेल भाव से, दोनों के कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि डिप्रिसिएशन हाफ ईयर का चार्ज करना है या फुल ईयर का चार्ज करना है। ठीक है, चलो अब आप लोग सम कर सकते हो डिप्रिसिएशन का। ये समझने के बाद आप लोग रेडी हो फॉर डूइंग द सम। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूं, बहुत बोल दिया तो गला सूख गया मेरा। चलो तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं। मान लेते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन है, मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड परचेस्ड, या फिर चलो और अच्छा डेटा लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज ओपनिंग WDV ऑफ फर्नीचर ब्लॉक ऑफ ₹1 lakh. It purchased furniture A on 1/8/2023 at ₹50,000. अभी देखो, put to use on the same day, it purchased फर्नीचर B on 1/9/2023 and put to use on 1/12/2023 at रुपीज मान लेते हैं 10,000. It purchased फर्नीचर C on 1/12/2023 and put to use on 15/12/2023 at रुपीज मान लेते हैं 20,000 में. ठीक है, तो आपको बोलना है कि डेप्रिसिएशन कितना है. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24. बस आसान है. देखो सम समझ में आया तो एक बार जो है एक बार सम देख लो. ये सम है, आप लोग वीडियो रोक के एक बार सम पढ़ना कि सम में दिखा के, और इसका सोल्यूशन करते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24. तो सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ फर्नीचर ब्लॉक. ओपनिंग WDV ऑफ फर्नीचर ब्लॉक. तो ओपनिंग WDV कितना था फर्नीचर ब्लॉक का? 1 लाख का था. तो बढ़िया है, 1 लाख का हो गया हमारा ओपनिंग WDV. इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड.
additions during the year, additions during the year. तो हम लोग क्या क्या कौन कौन सा फर्नीचर खरीदे देखो, तो हम लोग खरीदे फर्नीचर ए बी सी, फर्नीचर ए खरीदे, फर्नीचर बी खरीदे, फर्नीचर सी खरीदे। ए का प्राइस कितना था, ए का प्राइस था 50,000, इसका 10,000, इसका 20,000, तो 50,000, 10,000 और 20,000, इनका टोटल करते हैं 50, 10, 60, 20, 80, 80,000। तो इन दोनों को टोटल करो 1,80,000 हो रहा है। इससे हम लोग लेस करेंगे सोल्ड आउट, कुछ सेल है क्या, सेल तो नहीं है सर, तो नील। अब हम लोग को निकालना है डेप्रिसिएशन, तो 1,80,000 आ गया। अब लोग इससे करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको पता करना होगा कि ये असेट में से कौन सा वाला असेट पे हाफ ईयर का चार्ज होगा, कौन सा वाले पे फुल ईयर का चार्ज होगा। देखते हैं। तो देखो फर्नीचर ए जो है ना, फर्नीचर ए ये हम लोग 1/8/23 को परचेज किए, यानी कि 8 से गिनो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने हो रहे हैं, सॉरी 8 महीने हो रहे हैं। तो 8 3 24 सर, डेट ऑफ परचेज से लेके अपना डेट ऑफ ईयर एंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, सर ये तो 180 डेज से ज्यादा हो रहा है, 240 दिन के आसपास हो रहा है। आप लोग गिन के देखो, पुट टू यूज ऑन द सेम डे, तो हमारा डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ पुटिंग इट टू यूज दोनों जो है 180 दिन से ज्यादा है। तो सर इस पे हम लोग फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार जो है लिख लेता हूँ, आप लोग मत लिखना, यहाँ पे मैं अपने सुविधा के लिए लिख लेता हूँ फुल। तो इस पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। असेट बी देखो क्या हुआ है, असेट बी हम लोग 1/9 को खरीदे, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 महीने के लिए, 7 महीने 7 3 21, 210 दिन के आसपास हो रहे हैं। तो सर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ एंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2024 तक सर 180 दिन से तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो पुट टू यूज का डेट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। देखो एक कंडीशन क्या था, दोनों भी डेट 180 दिन से कम होना चाहिए। मेरा दोनों में से एक डेट तो 180 दिन को एक्सीड हो गया, तो इसमें तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये भी जो है फुल ही होगा। अब देखते सी परचेज को है 1/12 को और पुट टू यूज किया 15/12 को, तो 12 से गिनो, 12 13, आप डेट गिनो ना, मैं महीने गिनता हूँ, 12 1 2 3, तो 4 महीने का 120 दिन के आसपास आ रहा है। सर पुट टू यूज भी हुआ है, उसकी कम गई, तो इस पे जो है असेट सी का यानी फर्नीचर से, इस पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब कैसे करेंगे सर, देखते हैं। तो देखो 1,80,000 जो है ना, 1,80,000 इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। 1,80,000 में से 20,000 पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और बैलेंस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कैसे करेंगे दिखाते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है सर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है सर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट होता है शायद से 15% होता है। एक बार रुकना, हम भी भूलिए, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट शायद से होता है 15%, नहीं 15% तो नहीं होता है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का रेट होता है 10% का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10% के रेट पे डेप्रिसिएशन लगेंगे, तो 20,000 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू 1/2, और बैलेंस जो है 1,60,000, इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर यही करना है हम लोग को, हाँ जी यही करना है। तो देखो कितना हो रहा है, तो 20,000 10% इंटू हाफ कितना होता है, 2,000, देखते हैं 2,000 हाफ होता है 1,000 रुपये, तो 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 1,000 रुपये प्लस 1,60,000 का 10%, यानी कि ये हो रहा है आपका 16,000 रुपये। तो 16,000 और 1,000 17,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो ये माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 1,80,000 माइनस 17,000, 1,63,000। ये हमारा हो गया क्लोजिंग WDV। तो डेप्रिसिएशन कितना है सर, डेप्रिसिएशन 17,000 है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन 17,000। तो इसके केस में हमारा आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन 17,000। समझ में आया, हाँ सर समझ में तो आया। चलो एक और सम करते हैं, अगर ये फंडा समझ में आ गया तो एक और सम कर ही लेते हैं। रुक जाओ, मैं एक सम ऐड करता हूँ आपके लिए। मेरे पास एक बढ़िया सम है, फाइल प्रिंट आउट, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सम लेके रखा है, डेप्रिसिएशन वगैरह। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, रुक जाओ इसको एडजस्ट कर देते हैं। देखो ये हमारा सम है इलस्ट्रेशन 36। देखो आपके 2019 के बीकॉम के एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं, हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ असेट है इस सम में।
हमारे पास दो ब्लॉक है, एक है हमारा प्लांट का ब्लॉक और दूसरा है हमारे पास बिल्डिंग का ब्लॉक। दोनों पे हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन में जंप मारता हूँ, ठीक है। तो दो ब्लॉक है, एक है हमारे पास प्लांट का और एक है हमारे पास बिल्डिंग्स का। देखो आप लोग शॉर्टकट यूज मत करना, आप लोग प्रॉपर एक टेबल बनाना, प्लांट का अलग बिल्डिंग्स का अलग। आप लोग टेबल के ऊपर लिखना कैलकुलेशन ऑफ अलाउेबल डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 2024। उसके बाद आप लोग लिखना पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद अमाउंट के नीचे एक के नीचे लिखना प्लांट, दूसरे के नीचे बिल्डिंग। उसके बाद जो है फॉर्मेटिंग करके स्टार्ट करना। मैं उतना फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जंप कर दे रहा हूँ सम पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ओपनिंग डब्ल्यू डी बी। तो हमारा जो है ओपनिंग डब्ल्यू प्लांट ब्लॉक का है 15 लाख और बिल्डिंग ब्लॉक का है 10 लाख, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर मशीन जेड कॉस्टिंग 5 लाख परचेज हुआ है, बढ़िया है। तो मशीन जेड ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कितने का 5 लाख का, बढ़िया ऐड करेंगे। एंड हमारा जो है एक बिल्डिंग और हम लोग ऐड किए 6 लाख का। तो ये तो बिल्डिंग है तो ये प्लांट ब्लॉक में आएगा नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक में आएगा। तो 6 लाख का बिल्डिंग ऐड हुआ है। और कुछ है? और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा फाइनली प्लांट ब्लॉक का वैल्यू आ गया 20 लाख और बिल्डिंग ब्लॉक का वैल्यू आ गया 16 लाख। तो प्लांट ब्लॉक 20 लाख का हो गया। अच्छा कुछ सेल हुआ है क्या यहाँ पे, देख लेते हैं। सेल तो कुछ हुआ है नहीं, कुछ सेल नहीं हुआ है सर। ओ नहीं, सेल हुआ है, ये देखो प्लांट वाई कॉस्टिंग 8 लाख हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट वाई बढ़िया है। तो लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, तो 6 लाख का सेल हुआ है। बढ़िया, हाँ तो 6 लाख का सेल हुआ है, बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग 6 लाख माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो बिल्डिंग का कोई सेल हुआ नहीं है, देख लो। प्लांट वाई कॉस्टिंग 8 लाख, ठीक है। देखो ये आपको भटकाने के लिए दिया है, आप लोग यहाँ पे भटकना मत, ये नॉट रिलेवेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोई सेल नहीं है। तो फाइनली ये हो गया आपका कितना, 20 में से 6 गया, ये 14 लाख का हो गया और ये हो गया अपना 16 लाख का। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग डब्ल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे तो 14 लाख में से हमारा जो 5 लाख का असेट परचेज हुआ है, ये कब हुआ है? ये जो 5 लाख का सर असेट हम लोगों ने परचेज किया, ये ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट नहीं दिया यहाँ पे। देखो कोई डेट नहीं दिया एक्चुअली, सम में कोई डेट ही नहीं है। वाह वाह, बढ़िया है। तो ठीक है, अगर कोई डेट नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, कि ये जो परचेज हुआ है ये अपना 180 दिन से कम का हुआ है, ठीक है। ये भी अज्यूम, देखो आप यहाँ पे दो चीज अज्यूम कर सकते हो, या तो ये परचेज जो है ये ऐसे डेट पे हुआ है जहां से हमारा 180 दिन से ज्यादा हो रहा है, या तो 180 दिन से कम हो रहा है। आप लोग कौन सा अजम्पशन करोगे आप पे? हम यहाँ पे चलो सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम डायरेक्टली 14 लाख पे हमारा प्लांट ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन जो है वो लग जाएगा 15% पे और बिल्डिंग वाले ब्लॉक पे लग जाएगा हमारा 10% पे। तो 14 लाख इंटू 15% हम कर देते हैं एंड बिल्डिंग ब्लॉक पे 16 लाख इंटू 10% पे हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 14 लाख इंटू 15%, 2,10,000 एंड फाइनली 16 लाख इंटू 10%, ये आएगा 1,60,000। तो माइनस कर देते हैं, ये माइनस होगा। तो 14 लाख माइनस 2,10,000 कितना होता है? 11,90,000। और यहाँ पे 16 लाख माइनस 1,60,000, 14,40,000। ये जो है हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी है। समझ में आया? तो ये देखो ऐसे आपको लोग सम करते हैं, ऐसे आपको जो है सारा डेटा प्रेजेंट करना है। समझ में आया? एक दो सम और बनेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन पे, जिसपे आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग आराम से सम देख लेना और इसका सोल्यूशन देखना। मैं यहाँ पे रोक देता हूँ वीडियो को, यहाँ पे जो है आप सम और सोल्यूशन एक बार देख लेना, ठीक है ना। हाँ तो होपफुली जो है आप लोगों ने सम देख लिया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ और इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, ठीक है ना। एंड उससे पहले मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है, हर वक्त हम लोग जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें।
आपको मैंने ये सम देखने के लिए बोला था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, बट कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से केसेस होता है वो। व्हेन नॉट टू चार्ज डेप्रिसिएशन, व्हेन नॉट टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अभी देखो, मेरे को लगता है कि अभी आप लोग ब्लॉक ऑफ एसेट वाले कंसेप्ट से जो है थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, केस वन, मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया व्हेन व्हेन द ब्लॉक ऑफ असेट गोज नेगेटिव। तो अगर आपका ब्लॉक ऑफ असेट किसी रीजन के वजह से नेगेटिव चला गया तो आप लोग जो है डिप्रिसिएशन उस ब्लॉक पे चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लॉक ऑफ असेट गोज नेगेटिव। अब ब्लॉक ऑफ असेट कौन सा, बिफोर डिप्रिसिएशन, ठीक है। ब्लॉक ऑफ असेट बिफोर डिप्रिसिएशन बिकम्स नेगेटिव। अगर नेगेटिव बन जाता है तो आप लोग डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं इन दैट केस द नेगेटिव फिगर represents शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे करता है मैं बताता हूं। केस टू, मान लो कि व्हेन ऐसा सिचुएशन आ गया कि ब्लॉक ऑफ असेट तो पॉजिटिव है, व्हेन द ब्लॉक ऑफ असेट बिफोर डिप्रिसिएशन इज पॉजिटिव but there is no actual asset in that block. In that case the closing value represents short term capital loss. तो इन दो केसेस में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। केस वन, जब आपका ब्लॉक ऑफ एसेट बिफोर डेप्रिसिएशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ये नेगेटिव कब होगा, अगर आपने एसेट को सेल कर दिया। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट में जो है 1 लाख का एसेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 लाख का एडिशन किया, मतलब मान लो ब्लॉक ऑफ एसेट एडिशन होने के बाद 1 लाख का पड़ा हुआ है, और हम लोगों ने क्या किया, एक पुराना एसेट जो मेरा ऑलरेडी WDV में पड़ा हुआ है उसको सेल कर दिया लेट्स से 2 लाख में। तो अभी क्या हुआ, 1 लाख हमारा एग्जिस्टिंग ब्लॉक का वैल्यू हुआ और 2 लाख का सेल प्रोसीड्स आ गया। अब सेल प्रोसीड्स 2 लाख का हो गया तो इससे क्या हुआ कि आपका जो ब्लॉक है वो 1 लाख नेगेटिव से चला गया। अब ये कब हुआ, जब हमारा कोई पुराना एसेट जिसका सेल प्राइस WDV से ज्यादा है वो आ रहा है, तब हमारा एसेट नेगेटिव हो जा रहा है। सर आप जो बोल रहे हैं ना सर, हम लोग एकदम समझ नहीं आ रहा है। हाँ समझ सकता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी कोई प्रोविजन होता है तो उसके नीचे एक सम आ जाता है तो कंसेप्ट जो है ज्यादा समझ में आता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझते, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक इलस्ट्रेशन। XYZ लिमिटेड has WDV on 1/4/2023 has of furniture block rupees 2,50,000 and building block रुपीज 11,50,000। ये फर्नीचर ब्लॉक जो है इसमें AB है और ये बिल्डिंग जो ब्लॉक है उसमें PQ है, ठीक है। ये AB क्या है सर, ये A और B असेट्स का नाम है जो उस ब्लॉक में है। बिल्डिंग ब्लॉक में PQ क्या है सर, ये 2 बिल्डिंग है, एक का नाम P है एक का नाम Q है, ये दोनों मिलकर बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग आर purchased for let's say 1,50,000 on 15/7/2023 on the same day furniture C purchased for 25,000 on let's say on 1 अक्टूबर 2023 फर्नीचर A
एक काम करते हैं, ये फर्दर परचेज वाला हटा देते, ठीक है, तो ये बस बिल्डिंग वाला ही रहने देते, फर्नीचर नहीं खरीदते। ऑन 1 अक्टूबर 2023 फर्नीचर ए सोल्ड फॉर ₹1,70,000, ठीक है। एंड बिल्डिंग मान लेते हैं, एंड बिल्डिंग बिल्डिंग पी सोल्ड फॉर ₹9 लाख। उसके बाद ऑन 1/1/2024 फर्नीचर बी सोल्ड फॉर रुपीज लेट्स से कितने में बेच दिया है, फर्नीचर बी को बेच दिया है, लेट्स से बेच दिया, कितने में बेचा, 170 और उधर आपका 80, 1 लाख में बेच दिया। एंड एंड 1 लाख में बेच दिया, ठीक है। इसके बाद जो है मान लेते हैं कि एंड बिल्डिंग कौन सा, बी सोल्ड फॉर रुपीज मान लेते हैं कितने में बेच दिया इस बिल्डिंग को, तो पहले जो है बिल्डिंग सेल हुआ था 9 लाख का, और अभी बेच देते हैं लेट्स से 1 लाख में, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2024 बिल्डिंग कौन सा है ना, कौन सा खरीदे थे, बिल्डिंग आर सोल्ड फॉर ₹70,000। कैलकुलेट क्लोजिंग WDV फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। ये करना है, एक बार सम आप लोग पढ़ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सम दिखा देता हूँ पूरा, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके सम अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो बेसिकली एक कंपनी है, 2 असेट ब्लॉक है, फर्नीचर ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। फर्नीचर ब्लॉक का ओपनिंग WDV 2.5 लाख का है, बिल्डिंग ब्लॉक का ओपनिंग WDV 11,50,000। फर्नीचर ब्लॉक में AB नाम का फर्नीचर है, 2 अलग अलग, और बिल्डिंग ब्लॉक में 2 बिल्डिंग है, P और Q दोनों मिला के 11,50,000। ड्यूरिंग द ईयर जो है आर नाम का एक फर्नीचर बिल्डिंग, सॉरी आर नाम का एक बिल्डिंग परचेज किया है 1,50,000 में 15/7/23 को। 1/10 को जो है फर्नीचर ए बेच दिया 170 में, बिल्डिंग पी बेच दिया 9 लाख में, 1/1/24 को बी बेच दिया, बिल्डिंग सॉरी फर्नीचर बी नहीं होगा, ये फर्नीचर बी नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा फर्नीचर क्या था, नहीं फर्नीचर बी होगा, बिल्डिंग तब बिल्डिंग कुछ और होगा, बिल्डिंग कौन सा खरीदा था भाई, बिल्डिंग आर। तो यहाँ पे पी बेच दिया है, नहीं यहाँ पे क्यू होगा फिर, हाँ बिल्डिंग क्यू, पी यहाँ पे बेचा, क्यू यहाँ पे आ गया पे, हाँ अब ठीक है, चलो सॉल्व करें इसको। सोल्यूशन, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग WDV फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। तो 2 असेट है, एक है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, और एक है हमारे पास फर्नीचर ब्लॉक, फर्नीचर और यहाँ पे बिल्डिंग, ये सारा कुछ जो है रुपीस में। चलो करते, तो ओपनिंग WDV ऑन 1/4/2023 कितना है, फर्नीचर ब्लॉक का ओपनिंग WDV सर है, फर्नीचर ब्लॉक का ओपनिंग WDV है 2,50,000, बिल्डिंग ब्लॉक का 11,50,000, तो फर्नीचर ब्लॉक का हो जाएगा 2,50,000 और बिल्डिंग ब्लॉक का हो जाएगा 11,50,000, ठीक है। ऐड करेंगे एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या एडिशन हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुआ है बस एक बिल्डिंग खरीदा है हम लोगों ने, एक बिल्डिंग खरीदा है आर, बस दैट्स इट, एक ही बिल्डिंग खरीदा है, तो बिल्डिंग ब्लॉक में एडिशन हुआ है, फर्नीचर ब्लॉक में कोई एडिशन नहीं हुआ है, तो ठीक है बढ़िया है। तो फर्नीचर में एडिशन नहीं हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक में जो है एडिशन हुआ है, कितने का खरीदे देख लेते हैं।
बिल्डिंग आर परचेज फॉर 1.5 लाख, ठीक है, बढ़िया है। तो 1.5 लाख का बिल्डिंग खरीदे हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ फर्नीचर और बिल्डिंग का निकाल लेते हैं, कितना आएगा इधर 2,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000 11,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख 13 लाख 13 लाख। इसमें हम लोग करेंगे लेस सोल्ड आउट, या फिर आप लोग बोल सकते हो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या क्या सेल हुआ है देखते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहले फर्नीचर ए बिका है 1,70,000 में, बढ़िया है। तो फर्नीचर ए बिका है अपना 1,70,000 में। इसके अलावा बिल्डिंग कोई बिका है क्या, और देखो और कोई फर्नीचर सेल हुआ है। फर्नीचर बी सोल्ड फॉर 1 लाख एंड फर्नीचर बी जो है वो बिका है 1 लाख में, बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग में क्या सेल हुआ है देखते हैं। बिल्डिंग पी बिका है 9 लाख में, बिल्डिंग पी जो है वो बिका है 9 लाख में। फिर सर बिल्डिंग पी तो बिक गया, उसके बाद कौन सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्यू बिका है 1 लाख में, बिल्डिंग क्यू बिका है 1 लाख में। इसके अलावा और कुछ है सेल देख लो। इसके अलावा मेरे को दिख रहा है आर बिका है 70,000, बढ़िया। तो बिल्डिंग आर जो है वो बिका है 70,000 में। तो बस ये सेल है, करते हैं कितना आ रहा है। तो 2,50,000 और यहाँ पे 2,70,000, 20,000 जो आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 13 लाख 10 लाख 1070, तो यहाँ पे आ रहा है 2,30,000, ये पॉजिटिव है। अब देखो इंटरेस्टिंगली ध्यान से देखना, इस सम को देखना एक बार। ये हो गया हमारा क्लोजिंग WDV, ये हो गया क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। तो एक बार ध्यान से देखो, हाँ हमारा जो ओपनिंग WDV था फर्नीचर ब्लॉक का, ओपनिंग WDV जो था फर्नीचर ब्लॉक का, उसमें कौन कौन सा असेट था, उसमें था असेट ए असेट बी, ये दो था। हमारा जो ओपनिंग WDV था बिल्डिंग ब्लॉक का, वहां पे असेट था पी और क्यू। तो बिल्डिंग ब्लॉक में असेट था हमारे पास पी एंड क्यू। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने नया एडिशन किया है यहाँ पे आर, ठीक है, आर नाम का एडिशन हुआ है। तो अभी पी क्यू आर है हमारे, ये पी है एक बिल्डिंग, क्यू है एक बिल्डिंग और आर है एक बिल्डिंग हमारे बिल्डिंग ब्लॉक में। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ कि पी भी बिक गया, क्यू भी बिक गया, आर भी बिक गया, तीनों बिल्डिंग्स बिक गया। बट देखो ब्लॉक का वैल्यू फिर भी जो है पॉजिटिव आ रहा है। अभी देखो ब्लॉक का वैल्यू पॉजिटिव है, बट क्या इस ब्लॉक में कोई रियल असेट एग्जिस्ट करता है, आंसर इज नहीं सर, नहीं करता है। अब देखो ब्लॉक का वैल्यू पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जितने में असेट्स को खरीदा था, जितने में बिल्डिंग्स पे को खरीदा होगा, उससे कम वैल्यू में हम लोग बिल्डिंग्स को बेच रहे हैं। इसीलिए हमारा जो ओपनिंग एंड एडिशन का प्राइस है ना, वो दैट इज ग्रेटर देन द सेल का प्राइस। इसीलिए जो है हमारा, इवन दो ब्लॉक में कोई रियल असेट एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी हमारा जो ब्लॉक का वैल्यू है पॉजिटिव है, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसको लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। व्हाई, बिकॉज ये लॉस है। लॉस क्यों है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट और ओपनिंग का कॉस्ट, दैट इज ग्रेटर देन द सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस ज्यादा होता तो ये केस हो जाता हमारा फर्नीचर जैसा। फर्नीचर वाला ब्लॉक देखो, यहाँ पे ए बी फर्नीचर था 2.5 लाख का, ठीक है, और हम लोगों ने ए भी बेच दिया बी भी बेच दिया। अब सिंस ये दोनों मिला के 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, यही तो है आपका कॉस्ट। परचेज एंड एडिशन मिला के तो कॉस्ट होता है, एडिशन और ओपनिंग मिला के तो कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट से ज्यादा हमारा सेल प्राइस है, 2,50,000 का कॉस्ट है एंड 2,70,000 का जो है हम लोगों ने सेल किया। इसीलिए हमारा जो है सेल प्राइस इज हायर देन द हमारा एडिशन एंड ओपनिंग WDV। तो इसीलिए ये जो 20,000 का एक्सेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे थे तो क्या देखे थे कि सर अगर सेल प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल गेन है। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से सेल प्राइस जो है कम होगा तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल लॉस है। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे हमारा सेल प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। यहाँ पे सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम है तो हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखा रहे हैं, सिंपल एज दैट। तो इन दोनों केसेस में जो है हम लोग बोलेंगे देयर इज नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज्ड, नो डेप्रिसिएशन। समझ में आया? अब देखो क्या है कि इनकम टैक्स में ना जैसे जैसे देखो छोटी छोटी बातें, बहुत सारा छोटी छोटी बातें। अभी मैंने बस डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया तो देखो ये रहा आपका लॉ, और ये लॉ के नीचे मैंने एक करवा दिया इलस्ट्रेशन। जैसे ही लॉ के साथ आप इलस्ट्रेशन करते हो तो क्या होता है ना कि फंडा जो है और अच्छे से आपको समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते, एक और छोटी बात कराता हूँ, छोटी छोटी बातें देखो, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं एंड आई प्रॉमिस ये लास्ट छोटी बात, ठीक है ना। एक फंडा है आपके डेप्रिसिएशन में एक फंडा है, डेप्रिसिएशन में एक और छोटी बात है, ये फाइनल छोटी बात होगा। सेक्शन 32, सेक्शन 32 में बोला है एक कंसेप्ट जिसका नाम है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है ना,
अब पहले समझो कि डेप्रिसिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है। डेप्रिसिएशन का सिग्निफिकेंस ये है कि सिग्निफिकेंस मतलब जानते हो इंपॉर्टेंस। मेरे को भी ना ऐसे इंग्लिश शब्द समझने में बहुत दिक्कत होता था, तो मैं क्या किया कि ऐसे फैंसी शब्दों जो बुक्स में लिखा होता था इसको बार बार इंटरप्रेट करके मीनिंग समझ के, तो अभी इतना ज्यादा हो गया ये सब कि अभी इजी शब्द निकलते हैं। तो क्या है कि देखो डेप्रिसिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोग जो है डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, हम लोग सर पीएल के डेबिट साइड में जो है डेप्रिसिएशन लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएल का अगर आप डेबिट साइड को देखो तो उसमें वो सारा आइटम्स होता है जो क्या कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट को कम करके दिखा रहे हैं। हम लोग प्रॉफिट मतलब क्या जानते हैं सर, प्रॉफिट मतलब लोग जानते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। व्हाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो सोचो अगर ऐसा हो कि आपका डेप्रिसिएशन बढ़े तो इससे होगा क्या सर, इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा। सिंपल रिलेशन है। अगर डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, द हायर द डेप्रिसिएशन द लोअर द प्रॉफिट। इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, आपका प्रॉफिट कम करने में हेल्प कर रहा है। अभी फिर आप जो जानते हो कि द लोअर द प्रॉफिट द लोअर द टैक्स, डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट का जो है इनवर्स रिलेशन, यानी कि डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम जाएगा। बट अगर प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स क्या होगा, कम होगा। प्रॉफिट और टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, प्रॉफिट कमेगा तो टैक्स कमेगा। तो अगर ऐसा हो कि डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट कम, रिजल्टेंटली टैक्स कम। तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया एडिशनल डेप्रिसिएशन का। सर एडिशनल मतलब क्या होता है सर, देखो एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप लोग क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ऊपर जो हम लोग यहाँ पे सम वम बनाए थे, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आ रहा था ये वाला फिगर जो है, ये वाला ये सब जो फिगर्स है, इसका तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। इतने अमाउंट से आप प्रॉफिट कम कर सकते हो विदाउट अ डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे भी जो डेप्रिसिएशन आया था इससे आप कर लो प्रॉफिट को कम। आपको इनकम टैक्स एक्ट ने पूरा छूट देके रखा है कि ये जो डेप्रिसिएशन नॉर्मली आप कैलकुलेट कर रहे हो इससे आप अपना प्रॉफिट को कम कर सकते हो। बट आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। यानी कि एक तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल क्लेम कर ही रहो, इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम करके अपना प्रॉफिट को और ज्यादा कम कर सकते हो, अगर आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करो तो। सर क्या है वो कंडीशन, सर मेरे को बताइए सर, ये कंडीशन जान के हम प्रॉफिट कम करेंगे सर, टैक्स कम देना है मेरे को, ठीक है बताते हैं। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस है बताता हूं। कंडीशंस कंडीशन है नंबर 1, एसएससी must be engaged, SSC must be engaged, SSC must be engaged in manufacturing business, in manufacturing business. तो यानी कि आपको मैन्युफैक्चर करना होगा। SSC has purchased न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अभी देखो न्यू प्लांट एंड मशीनरी to be used for manufacturing purpose, अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इन द फैक्ट्री एक ही साथ लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस इन द फैक्ट्री। अब देखो ऐसे तो लीगल टर्म्स बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं सिंप्लीफाई करके आपको सॉफ्ट लैंग्वेज में लिख के बताया। अभी यहाँ पे देखो कुछ शब्द है जहां पे आपको ध्यान देना होगा कि एसएससी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये जो है आपको समझना पड़ेगा कि आपको ना भटकाने के लिए बहुत सारा पॉइंट बोलेगा। आपको बोलेगा कि एसएससी जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो है, बट वो नया प्लांट मशीनरी खरीद के क्या किया, ऑफिस में रख दिया, ठीक है। तो एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए, तभी आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। बट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा आपको। एंड देखो यहाँ पे एंड, ठीक है, माइंड इट। जब दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तभी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा, दोनों में से एक नहीं, दोनों के दोनों। तो नंबर 1 क्या है कि एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए। नंबर 2 क्या है कि ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा इसको। न्यू प्लांट एंड मशीनरी यानी कि सर अगर सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी खरीदे तो क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। आंसर इज नो, सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। सर ठीक है सर, इस बार हम लोगों ने न्यू कंप्यूटर्स खरीदा है जो हम लोग फैक्ट्री में रखते हैं बट उससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, सर क्या इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। आंसर इज नहीं, आपको प्लांट मशीनरी खरीदना होगा जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, जो भी नया। सर प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदे सर, बट फैक्ट्री में नहीं रखा सर, उसको ऑफिस में रख दिया, अब क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा एडिशनल। आंसर इज नहीं, फैक्ट्री में ही रखना होगा, फैक्ट्री में ही रखना होगा। सर
नया प्लांट मशीनरी भी खरीदे सर, फैक्ट्री में भी रख लिए, बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं करे सर, तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एम्फेसिस ऑन न्यू प्लांट मशीनरी, एम्फेसिस ऑन न्यू प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये शब्दों को हम एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहां पे फंसाएगा, ठीक है। आपको यहीं पे फंसाएगा, मेरे को पता है आपको एग्जामिनर्स कैसे फंसाएगा। देखो हम लोग जब हम बता रहे हैं आपको, हम तो आपका जब गया था बीकॉम का एग्जाम देने तो मैं पढ़ा भी नहीं था कुछ, ठीक है। मैं जब इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहा था तो इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन में जो इनकम टैक्स पढ़ लिया, उसके अलावा मेरे को कुछ लगा ही नहीं बीकॉम के लिए पढ़ने के लिए। तो लिटरली मैं ऐसे ही चला गया था एग्जाम देने, और जो पेपर का स्टैंडर्ड आया था बोले भाई साहब ये इतना ईजी पेपर के लिए क्या ही पढ़ना था मेरे को। मेरा इंटर का ग्रुप 1 खत्म हुआ, 3 दिन बाद मेरा एग्जाम था बीकॉम का 5th सेमेस्टर का। तो समझ रहे हो, गैप ही नहीं था। एक तो एग्जाम अपना कहाँ इंटरमीडिएट कहाँ बीकॉम, वहां का कूल डाउन होते होते एग्जाम आ गया, और ऐसे ही जाके दे दिया, 7.7 का जीपीए मिल गया था आराम से। तो जो डिफिकल्टी लेवल आपका बहुत कम है, तो ज्यादा भावुक मत होना, मेरे को पता है कुछ ही गिना चुना पॉइंट है जहाँ पे आपको फंसाएगा, ठीक है। जैसे एक ये है कि आपको बोल देगा कि एसएससी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज ही नहीं है, तो पर सर एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। अब बोलेगा कि सर एसएससी मैन्युफैक्चरिंग में तो एंगेज है, बट सर सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी खरीद लिया, तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा सर अब तो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, सेकंड हैंड नहीं खरीदा, नया प्लांट मशीनरी खरीदा है, बट फैक्ट्री के लिए नहीं, ऑफिस के लिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? अच्छा एक और चीज यहां पे बता देते हैं, इफ सच असेट is purchased and sold during the same previous year, then no additional depreciation। चलो ये भी ध्यान में रखना, एज अ कंडीशन मैं लिखवा दिया कि अगर मान लो कोई एसेट खरीदा है सेम, मतलब अगर हमारा 23-24 का प्रीवियस ईयर चल रहा है, नया एसेट खरीदे 1/4/2023 को, इसको बेच दिया 1/10/2023 को, इसमें कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन में, इवन दो असेट 9 महीना यूज हुआ है, ना डेप्रिसिएशन मिलेगा ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा सर कितना मिलेगा ये भी बता दीजिए। तो देखो कितना मिलता है, क्वांटम या फिर रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% मिलता है फ्लैट, ठीक है। तो अब आप लोग मेरे को बताना कि मैं कुछ एसेट्स बोलूंगा, आपको गेस करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं। अभी मैं आंसर्स भी साथ साथ बोलूंगा, तो जैसे मैं एसेट का नाम लूं आप लोग जो है बोलना, ये यही कंडीशन ध्यान रखना, आपको बोलना है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो एयर कंडीशनर नहीं मिलेगा, ठीक है। मोटर कार नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद प्लांट मशीनरी मिलेगा, ठीक है। फर्नीचर नहीं मिलेगा सर, ठीक है बढ़िया। उसके बाद बिल्डिंग नहीं मिलेगा सर, बढ़िया चलो। तो प्लांट मशीनरी केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, समझ में आया? कितना मिलेगा सर? 20%। अभी यहाँ पे एक चीज है, हाउएवर if the new asset is purchased and put to use for less than 180 days, then half of additional depreciation shall be available for the relevant previous year, and balance shall be available for succeeding previous year। सेम चीज है, परचेज पुट टू यूज वाला थोड़ी देर आगे पढ़ाया था ना, बस वही चीज है कि अगर नया एसेट खरीदा है एंड पुट टू यूज हुआ है फॉर लेस देन 180 डेज, आपको काउंटिंग करना तो आता है, एग्जांपल किया हम लोग ऊपर, तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको हाफ इस साल मिलेगा, तो सर बाकी का अगले साल मिल जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 180 डेज हो गया, दोनों में से कोई भी, यानी कि परचेज का डेट या पुट टू यूज का डेट दोनों में से कोई भी, या दोनों ही 180 से ज्यादा हो गया, तो फिर आपको फुल ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट 20% पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब तो बता दिया, और कुछ बच गया क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए? अच्छा नोट बोल देते हैं, नोट एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल ऑन इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स पे एडी नहीं मिलता है, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन बनाते हैं, एक दिखा देता हूँ कैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। तो देख लो, लेट्स से आर लिमिटेड हैज ओपनिंग WDV of machinery block
ब्लॉक ऑन 1/4/2023 ₹20 lakhs। ठीक है, इट मेड फॉलोइंग परचेजेस। तो ऑन 1/5/2023 मशीनरी ब्लॉक में XYZ 3 है। मशीन ए परचेज्ड ₹1 लाख टू बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। ठीक है, 1/7/2023 मशीन बी परचेज्ड रुपीज लेट्स से 2,50,000 टू बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री सेकेंड हैंड। उसके बाद 15/10/2023 मशीन सी परचेज्ड ₹50,000 टू बी यूज्ड इन ऑफिस। उसके बाद 1/12/2023 मशीन डी परचेज ₹5 lakhs to be used in factory। Calculate allowable depreciation for previous year 23-24। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार सम देख लो, ये डेटा दिया हुआ है, सोल्यूशन करना है, फटाफट करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। एक बार देख लेता है कितना लेंदी हुआ है आपका वीडियो सो फार। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, ठीक है चलो करते हैं। देखो थोड़ा लेंदी हो जाए ना तो सह लेना, क्योंकि अभी 25 नंबर दे रहा है चैप्टर, हम थोड़ा भी कम ध्यान देगा ना तो मेरा कम बुरा होगा, आपका ज़्यादा बुरा होगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि एक बार फुल फ्लेजेड खत्म ही करते चैप्टर को जितना हो सके, दैट इज। चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ allowable depreciation for the previous year 23-24 अमाउंट। अभी एक ही ब्लॉक ऑफ असेट है तो मैं 2 अमाउंट कॉलम ले लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ मशीनरी ब्लॉक क्या है, देखते हैं सब में क्या दिया हुआ है। 20 लाख का है, बढ़िया। तो 20 लाख, इसमें क्या है, XYZ है। एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या क्या एडिशन हुआ है देखते हैं। हाँ, तो एक एडिशन है 1/5/2023 को। कौन सा असेट है, असेट का नाम है ए। एडिशन हुआ है, कितना अमाउंट है इसका, इसका 1 लाख का है। पहले सारा लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि किस पे एडी मिलेगा, किस पे एडी नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन एडी को बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर बी परचेज किया है 2,50,000 का, 2,50,000। फिर सी परचेज हुआ है कितने का, सी परचेज हुआ है 50,000 का। और फाइनली डी 5 लाख का। फाइनली डी परचेज हुआ है 5 लाख का। तो 2,50,000, 3 लाख, इधर 4 lakhs और इधर 5 लाख, 9 लाख, टोटल 9 lakhs का परचेजेस हुआ है। तो देखते हैं अपना इधर 20 लाख और 9 लाख हो जा रहा है 29 lakhs। सोल्ड आउट हुआ है कुछ, सोल्ड आउट तो कुछ है नहीं, तो 29 lakhs आ गया। क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा, मेरे को बताना, ठीक है।
तो देखते हैं, देखो मशीन ए परचेज किया है, अब देखो ये न्यू है और फैक्ट्री में भी लगाया है, तो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया है, ठीक है। और यहाँ पे सब में आर लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग अज्यूम करना पड़ेगा, तो मशीन ए नया भी है, फैक्ट्री में भी इंस्टॉल किया है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कुछ नहीं बोल रहे तो अज्यूम करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है एडी मिल जाएगा, फुल ईयर का मिलेगा, हाफ ईयर का मिलेगा। देखो 1 मई को खरीदा है तो फुल ईयर का मिलेगा क्योंकि 180 दिन से ज्यादा है, तो एडी मिलेगा फुल, ठीक है। अब बी के लिए देखते हैं एडी मिलेगा कि नहीं, पहले ये देखते हैं। तो मशीन बी खरीदा है, चलो बढ़िया है, फैक्ट्री में इंस्टॉल करेगा, बढ़िया है, नया है, नया है क्या, नहीं बोल दिया सेकेंड हैंड। अब सेकेंड हैंड है तो एडी तो नहीं मिलेगा, नो एडी। अब बताओ डेप्रिसिएशन जो है फुल ईयर का मिलेगा, हाफ ईयर का मिलेगा। सर 1 जुलाई को खरीदा सर, फुल ईयर का ही मिलेगा, 180 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो ठीक है बढ़िया है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब मशीन सी का देखते हैं, तो सी जो है नया है बट फैक्ट्री में ही इंस्टॉल नहीं किया, ऑफिस में किया है, तो ठीक है ऑफिस में किया है तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, तो नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब बताओ नो जो डेप्रिसिएशन है फुल ईयर का मिलेगा, हाफ ईयर का मिलेगा। सर 15 अक्टूबर को खरीदा है, तो 15 अक्टूबर मतलब आपका नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 3 15, 150 दिन, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 5 15, 150 डेज, 150 दिन हो रहा है, और यहाँ पे 15 दिन हो रहा है, 165 डेज हो रहा है। तो सर इसके केस में हाफ ईयर का जो है डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, दूसरा हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं 1/12/23 को मशीन डी खरीदा है 5 लाख का, फैक्ट्री में यूज करेंगे। अब देखो नया मशीन है, फैक्ट्री में यूज करेंगे तो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा। अब बताओ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का मिलेगा, फुल ईयर का मिलेगा। देखो 1/12 को खरीदा यानी कि 1 दिसंबर को, तो दिसंबर से मार्च लेके मेरा जो डेट है वो 180 दिन से कम का आ रहा है, तो ये जो है हाफ ईयर का इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलो अब करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लेते हैं नोट, यहाँ पे करते हैं लेस डेप्रिसिएशन। अब पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कितना आ रहा है देखते हैं, तो 29 लाख में से हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन किसमें मिलेगा, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन सर बस असेट सी को मिलेगा और डी को मिलेगा, ठीक है बढ़िया है। तो सी और डी का हाफ है, तो सी का कितना प्राइस है 50,000, तो 50,000 प्लस डी का है 5 लाख, तो इसके लिए हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन है 15% होता है, इंटू 1/2, ठीक है। बाकी पे ये 29 लाख में से 5,50,000 गया तो कितना बचा, 29 लाख में से 5,50,000 गया तो कितना बचा, 23,50,000। तो जो 23,50,000 है इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो देखो कितना आ रहा है। तो इधर 23,50,000 इंटू 15% इंटू 15%, 3,52,000 ये आ रहा है अपना 3,52,500। और ये कितना आ रहा है सर, ये 5,50,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 41250। दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 352,500, 393,750 आ रहा है, तो 393,750 यह है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये तो माइनस होगा ही, एक और चीज माइनस होगा, क्या होगा, लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब देखो कौन कौन से एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो एडी मिलेगा ए के केस में और डी के केस में, बढ़िया है। तो एसेट ए का क्या कॉस्ट है 1 लाख, तो देखो 1,20,000 स्ट्रेट मिलेगा क्योंकि फुल ईयर का है, प्लस एक और एसेट है डी, डी पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बट हाफ ईयर का मिलेगा, ठीक है। तो 5 लाख इंटू 20% इंटू 1/2, 5 लाख इंटू 20% जो भी आया डिवाइडेड बाई 2, 50,000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000, 70,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है। कैलकुलेशन समझ में आया, तो करो 29 लाख से माइनस करके 29 लाख माइनस 393,750 माइनस 70,000, तो ये आ रहा है आपका 2436250। सर ये तो फोन नंबर लग रहा है, नहीं फोन नंबर कैसे 3 और 4 7 डिजिट का कैसे हो सकता है, तो हो जाएगा क्लोजिंग WDV। तो फाइनली हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, टोटल अलाउेबल
डेप्रिसिएशन कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दो, 393,750 प्लस 70,000 कितना होता है, 393,750 393,750 प्लस 70,000 463,750, ये हमारा टोटल अलाउएबल डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो ऐसे करके जो है हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन के सम्स को हैंडल करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, देखो डेप्रिसिएशन तक नॉर्मल है, उसके बाद बस आपको ध्यान रखना है कि एडी किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो हाफ का मिलना है या फुल का मिलना है, दैट्स इट। ये सम मैंने यहाँ पे रोक दिया वीडियो, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो सम को, और सोल्यूशन मैं कोशिश करता हूँ एक पेज में ले आऊँ, एक पेज में आ रहा है, हाँ ये देखो आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लेना और देखना, इससे ज़्यादा देखते थोड़ा और जूम कर सकते हैं क्या, ये हो पाएगा मैक्स, और जूम करेंगे तो मेरे को 2 बार में करना होगा, तो फिर हम फुल स्क्रीन पे कर देता है और 2 पार्ट में कर देता है, ये ऐसे आप लोग देख सकते हो, क्लोजिंग डब्ल्यूडी बिफोर डेप्रिसिएशन तक का, और फिर बाकी का पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वीडियो रोक के जो है देख लेना, ठीक है। चलो बढ़िया है, एक दो सम और करते हैं और डेप्रिसिएशन को वाइंड अप करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक और सम ले लिया है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं सबको, देखते हैं क्या बोल रहे हैं आपका सम। हाँ जी, तो क्या है, चिमको लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स फर्निशेस यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बढ़िया है, क्या पर्टिकुलर्स में बोल रहे हैं भाई, WDV ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2023, बढ़िया है, ओपनिंग WDV दिया हुआ है, ये दो जो है नया एडिशन है, मशीनरी सोल्ड ये जो है सेल है, और डेट ऑफ सेल का क्या ही करेंगे, ऑल एसेट वर पुट टू यूज इमीडिएटली, यानी कि डेट ऑफ परचेज इज द डेट ऑफ पुटिंग इट टू यूज। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे कि मैंने आपको बोला सब में दे देता है, यहाँ पे भी दे दिया है, 15% का है। एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट ऐसे जरूरी तो नहीं था बट दे दिया है, अलाउएबल डेप्रिसिएशन टू चिमको लिमिटेड WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, हाँ ये निकालना है, चलो ठीक है बढ़िया है, निकल जाएगा। अभी ये जो 2 एडिशन है इसके केस में आपको एग्जाम्पशन करना पड़ेगा। देखो न्यू मशीन तो बोला है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, न्यू मशीन परचेज की है, न्यू मशीन है, मशीन भी है, ऐसा नहीं है कि कोई और असेट खरीद रहा है, मशीन है, नया भी है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेना होगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको अजम्पशन ये लेना है कि the new additions, the new machinery has been used in factory for manufacturing purpose। ये assumption लोगे तभी इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। assumption देखो सब में आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया है, इसका मतलब आपको निकालना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपको बोल रहा है कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल के दे, तो कब होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, जब ये assumption आपको लेना है, ठीक है। निकालना तो है ही, बस अगर आप assumption लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि भैया इसको पता है कैसे लगता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो ये सवाल आपके 2019 ऑनर्स में आया हो, तो फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ अलाउएबल डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV ऑफ चिमको ऑफ मशीनरी ब्लॉक फॉर चिमको लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट, 2 कॉलम ले लिया है, इसके अलावा ये पर्टिकुलर्स, आप लोग टेबल बनाना लाइन वाइन खींचोगे ना तो बीकॉम वाले टीचर्स को अच्छा लगेगा। तो ओपनिंग WDV ऑफ मशीनरी ब्लॉक, तो ओपनिंग WDV क्या है, मशीनरी ब्लॉक का 10 लाख, एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या क्या एडिशन हुआ है, एक एडिशन हुआ है 1/8/2023 को, और एक एडिशन है 1/1/2024 को। कितना अमाउंट है इसका, 10 लाख है और इसका 4 लाख है। तो एक बार के लिए हम लिख देते हैं, फिर देखेंगे एडी कितना लगेगा, ठीक है। तो ये 14 लाख का एडिशन हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 24 लाख। उसके बाद देखते हैं सेल क्या हुआ है, लेस सोल्ड आउट, डेट ऑफ सेल तो इरेलीवेंट होता है, तो सेल कब हुआ है देख लेते हैं। 1 लाख का हुआ है, कब हुआ है ये रेलेवेंट नहीं है, कितने का हुआ है ये रेलेवेंट है। 1 लाख का सेल हुआ है, तो ये आ गया आपका 23 लाख। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। चलो अब देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसा है। तो देखो 1/8/23 को जो असेट परचेज हुआ तो अगस्त से आपको गिनना है, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फिर मार्च, 8 महीना हो रहा है। तो 8 3 24, 240 दिन के आसपास हो रहा है। तो इस पे तो एडी लगेगा, और एडी जो लगेगा वो फुल ईयर का लगेगा, ठीक है। इसके अलावा 1/1/2024 को तो एडी तो लग रहा है, इतना आपको पता है, क्योंकि नया सेट है, नया मशीनरी है, और हम लोग अज्यूम किए कि फैक्ट्री में, तो एडी तो लग रहा है। अब कितना लगेगा, हाफ ईयर का लगेगा, क्योंकि सर 1 जनवरी को खरीदा है ना, तो 1 जनवरी से मार्च तक कितना 180 दिन कहा भाई, 90 दिन नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। तो हाफ ईयर का लगेगा। अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, वो तो नॉर्मली निकलेगा। तो लेस, अरे इंक चेंज करना होगा, हाँ ये ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32। तो इसमें से 23 लाख में से जो फुल ईयर वाला है कौन सा और हाफ ईयर वाला है कौन सा। तो हाफ ईयर वाला तो 4 लाख है, तो 4 लाख इंटू 15% इंटू 1/2 प्लस, तो 23 में से अगर 4 निकल गया तो बचा कितना, 19 लाख। तो 19 लाख पे फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना हो रहा है देखते हैं। तो 2,85,000 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 4 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाई 2, 30,000 यहाँ पे हो रहा है। तो 2,85,000 प्लस 30,000 करो, कितना हो रहा है, 3,15,000 का आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाएगा, लेस एडिशनल डिप्रिसिएशन। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है किस पे कैसे लगेगा, तो इस पे फुल ईयर का लगेगा, इस पे हाफ ईयर का लगेगा। तो बढ़िया है, 10 लाख का असेट इंटू 20%, फुल ईयर का आईडी लग गया। और जो है हमारा एक और था ना 4 लाख वाला, तो 4 लाख का असेट, इस पे 20% इंटू 1/2 हो गया। 10 लाख ही है ना, 1 लाख नहीं है ना भाई, हाँ नहीं 10 लाख ही है, ठीक है। मेरे को ये दिक्कत है, हम कभी कभी जीरो मिस कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो 10 लाख का 20% होगा यहाँ पे 2 लाख, और 4 लाख का 20% का हाफ कर लेते हैं इंटू 20% डिवाइडेड बाई 2, तो 40,000। तो यहाँ पे 2,40,000 का आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो करो कितना हो रहा है टोटल, तो 23 लाख माइनस 3,15,000 माइनस 2,40,000, तो ये है 17,45,000। ये हो गया आपका क्लोजिंग WDV ऑफ मशीनरी ब्लॉक। तो आंसर में आप लोग लिखोगे 1 अलाउेबल डेप्रिसिएशन, तो 3,15,000 प्लस 2,40,000 कितना होता है, 5,15,000 5,55,000, एंड 2 लिख दोगे क्लोजिंग WDV, यहाँ पे लिख देना 17,45,000, ठीक है। तो हम लोगों ने कंसेप्ट समझा, नीचे इलस्ट्रेशन किया और फिर यस का क्वेश्चन भी किया। इसके साथ आई थिंक कि डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे समाप्त कर देना फेयर रहेगा। तो मैंने डिप्रिसिएशन में हर छोटी छोटी बातें आपको बता दिया, और हम लोगों ने काफी सारे इलस्ट्रेशन भी कर लिए एंड 2 यस क्वेश्चन भी बना लिया। आई थिंक यहाँ पे डिप्रिसिएशन समाप्त कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको ये क्लास नोट चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को एक बार पिंग करना व्हाट्सएप पे, जिस नंबर से मैंने पोल डाला था ना वो मेरा ही नंबर है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पिंग करना कि सर मेरे को नोट्स चाहिए, तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। एक बार मैं जो लास्ट सम किया हूँ, एक बार सम और सोल्यूशन पे रुक जाता हूँ, जैसे वीडियो पॉज करके एक बार लिख पाओ। जैसे कि मेरा कहा गया, ये रहा सम रुका हुआ है और ये रहा मेरा सोल्यूशन। तो जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ये रहा, ठीक है। चलो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले 2 वीडियो जो है एक साथ कंसेक्यूटिवली आएगा, तो आप लोग जो है PGBP देखते रहो। एंड वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट सह लो, थोड़ा नंबर आपको ही मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, मेरा तो टाइम हो गया, एग्जाम कब का दे दिया मैंने, ठीक है। इंटरमीडिएट भी कब का हो गया, BCom भी कब का हो गया, मेरा तो हो ही जाएगा। आप लोग देखो, थोड़ा वीडियो लंबा है बट कंटेंट जितना है, आई थिंक ये आपको 5 से 10 नंबर जो भी आ रहा है डिप्रिसिएशन से, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप ये स्कोर कर पाओगे। एंड अगर वीडियो आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आप लोग एक बार लाइक बटन दे देना, थोड़ा सा वो जस्ट इनकरेजिंग हो जाता है, ठीक है ना।